नमस्कार साथियों, पथिक एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की क्लासेस कर रहे थे। आज अध्याय 2 का अंतिम क्लास है। क्लास 7 चल रही है वैसे हमारी। आज की क्लास में हम धारा 35 के बाद की अन्य धाराएं यानी कि धारा 35 से लेकर धारा 50 का अध्ययन करेंगे। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा भी मिलती है। तो प्लीज़ आप लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। तो हम चर्चा करते हैं धारा 35। धारा 35 के अंतर्गत नगर पालिका सदस्यता के लिए निर्हरताएँ बताई गई हैं। इसमें उल्लेख किया गया है कि निम्न धाराओं में दोषी पाए जाने पर 6 वर्ष तक निर्वाचन से निर्हर्त कर दिया जाएगा। अर्थात 6 वर्ष की अवधि तक आपको निर्वाचन लड़ने के लिए अयोग्य करार दे दिया जाएगा। वह धाराएं कौन कौन सी होंगी? तो धारा 28 में वर्णित निर्वाचन अपराध में यदि आप दोषी पाए जाते हो तो आपको 6 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। या फिर धारा 29 जिसमें भ्रष्ट आचरण के बारे में बात की गई है, उसमें अगर आप दोषी पाए जाते हो तब भी आप निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित कर दिए जाओगे। अगली धारा है धारा 36। जैसा कि आप सबको पता है कि विधायिका यानी जो हमारे नेता मंत्री लोग हैं वह नियम बनाते हैं, और जब उनके स्वयं के लिए नियम बनाना होता है तो एक जगह तो उन्होंने सज़ा का प्रावधान किया है, लेकिन अगले ही धारा में उन्होंने अपने लिए सज़ा से किस प्रकार बचना है वह भी उन्होंने फिक्स कर लिया है। यही हमारे लोकतंत्र की विशेषता है। आप देखिए धारा 36 में निर्हरताएँ हटाया जाना या उनकी अवधि में कमी। इस पॉइंट का उल्लेख करते हुए बता रहे हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा धारा 35(1) धारा को हमने यहाँ पढ़ा है, जिसमें धारा 28 को बताया गया है कि धारा 35(1) में निर्हरताओं को लेखबद्ध कारणों से हटाया जा सकेगा या उनकी अवधि को कम किया जा सकेगा। यानी कि धारा 35 में सज़ा का प्रावधान है और धारा 36 में उस सज़ा को कम करने का या हटाए जाने का प्रावधान है। नेक्स्ट हमारी धारा है धारा 37। प्रत्येक नगर पालिका सदस्य को कलेक्टर द्वारा या फिर इस कार्य हेतु निर्दिष्ट किया गया कोई व्यक्ति के द्वारा शपथ दिलवाई जाएगी। यानी कि जो सदस्य नगर पालिका चुनाव में चुने जाएंगे उनको कलेक्टर या फिर इस कार्य हेतु कोई और व्यक्ति निर्देशित किया गया हो जिसका नाम, वह व्यक्ति नगर पालिका सदस्यों को शपथ दिलवाएगा। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप ये याद रखिएगा कि यदि कोई सदस्य जो निर्वाचित हुआ हो या फिर मनोनीत हुआ हो या उपचुनावों में जीत कर आया हो तो नगर पालिका की पहली बैठक या अपने निर्वाचन तारीख से 1 माह के भीतर शपथ लेने में यदि विफल रहता है तो उसका पद रिक्त माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई निर्वाचित सदस्य या मनोनीत सदस्य है, तो नगर पालिका की जो पहली बैठक होगी उसके बाद अगर 1 माह के भीतर यदि वह शपथ नहीं लेता है तो उसका पद रिक्त माना जाएगा। और उपचुनाव में जीता हुआ व्यक्ति, क्योंकि उपचुनाव तो नगर पालिका के मध्य अवधि में कहीं होंगे, तो उस स्थिति में उसका जो निर्वाचन की तारीख होगी यानी कि जिस तारीख को वह निर्वाचित होता है उस तारीख से 1 माह के भीतर शपथ लेने पर तो उसको सदस्य माना जाएगा। यदि वह शपथ लेने में विफल होता है तो उसके पद को रिक्त माना जाएगा। अगली धारा है धारा 38। धारा 38 के अंतर्गत नगर पालिका सदस्यों के त्याग पत्र के बारे में बताया गया है। नगर पालिका का कोई सदस्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित लिखित नोटिस अध्यक्ष को देकर सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता है। यानी कि नगर पालिका का कोई भी सदस्य अगर चाहे तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित लिखित नोटिस बनवाकर अध्यक्ष को दे और इस प्रकार वह अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता है। अगली धारा है धारा 39। धारा 39 में नगर पालिका सदस्यों को हटाए जाने का प्रावधान बताया गया है।
और किन किन परिस्थिति में नगरपालिका सदस्यों को हटाया जाएगा वह निम्न है। नगरपालिका की इजाज़त के बिना क्रमवर्ती 3 बैठकों में अनुपस्थित होने पर हटाए जाने का प्रावधान है। अगला धारा 37 के उपबंध यानी कि शपथ में विफल होने पर भी हटाए जाने का प्रावधान है। अगला पॉइंट है कि निर्वाचन के पश्चात निरर्थ पाए जाने पर भी हटाया जा सकता है। आपका निर्वाचन हो गया है, आप इलेक्शन जीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद यदि आप अयोग्य पाए जाते हैं तब भी आपको हटाया जा सकता है। कर्तव्य पालन में असमर्थ या जानबूझकर उपेक्षा करना भी हटाए जाने के प्रावधान में सम्मिलित है। यानी कि कोई नगरपालिका सदस्य, उपाध्यक्ष या अध्यक्ष, कोई भी उसका नगरपालिका का सदस्य हो, वह अपने कर्तव्य पालन को सही तरीके से पूरा नहीं कर रहा है, उनकी उपेक्षा कर रहा है, या फिर वह इस स्थिति में है कि अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ है, तब भी उसे सदस्य के पद से हटाया जा सकता है। अगला पॉइंट है, यदि नगरपालिका का सदस्य अपने पद और स्थिति का रीति के अन्यथा प्रयोग करे, अर्थात वह उसका गलत फायदा उठाए, तब भी उसको हटाया जा सकता है। अगली धारा है धारा 40। धारा 40 में बताया गया है कि नगरपालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के विरुद्ध अगर किसी अपराध में या किसी विसंगति में ये लोग दोषी पाए जाते हैं तो जांच उनके कार्यकाल के बाद भी शुरू हो सकती है या जारी रह सकती है। इसका अर्थ ये होगा कि जब नगरपालिका का कार्यकाल चल रहा है उस समय अगर कोई जांच शुरू होती है और नगरपालिका समाप्त हो जाए और उसके बाद उनका कार्यकाल भी खत्म हो जाए तो उसके बाद भी वह जांच जारी रहेगी, या फिर उनका कार्यकाल खत्म हो गया है और उसके बाद पता लगे कि उनके कार्य में विसंगति या गड़बड़ है तो उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद भी जांच शुरू की जा सकती है। अगला है कि यदि वो पुनर्निर्वाचित हो जाए तब भी उन पर पिछले कार्यकाल के दौरान की गई गड़बड़ी और विसंगतियों के लिए जांच शुरू की जा सकती है, और यदि जांच पहले से चल रही हो तो जांच जारी रह सकती है। अगली धारा है धारा 41। धारा 41 में बताया गया है कि धारा 39 के अधीन हटाए जाने पर या धारा 40 के अधीन जांच में प्रतिकूल निष्कर्ष, यानी कि उस अध्यक्ष, सदस्य या उपाध्यक्ष के विरुद्ध कोई निष्कर्ष आता है तो ऐसी स्थिति में 6 वर्ष तक निर्वाचन के पात्र नहीं होंगे। यह धारा 41 में बताया गया है। अगली धारा है धारा 42। धारा 42 में है कि यदि कोई व्यक्ति किसी नगरपालिका का निर्वाचित या मनोनीत सदस्य है और उसी समय वह संसद या राज्य विधानमंडल या किसी पंचायती राज संस्था, इन दोनों का सदस्य नहीं रहेगा, उसे एक स्थान से त्यागपत्र देना पड़ेगा। इस अधिनियम में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति नगरपालिका का निर्वाचित या मनोनीत सदस्य है और वह उसी समय संसद का सदस्य चुन लिया जाए या राज्य विधानमंडल का या किसी पंचायती राज संस्था का सदस्य हो तो उसे नगरपालिका वाले पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। और इसका उल्टा भी कि यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य हो या राज्य विधानमंडल का सदस्य हो या किसी पंचायती राज संस्था का सदस्य हो और उसे नगरपालिका के लिए किसी पद के लिए चुन लिया जाता है तो उसे संसद, राज्य विधानमंडल या पंचायती राज संस्था से इस त्यागपत्र देना पड़ेगा। नेक्स्ट धारा 43 में प्रत्येक नगर पालिका में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। अध्यक्ष पद आरक्षित भी किए जाएंगे और SC ST की जनसंख्या जहां ज़्यादा होगी वहां अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद भी आरक्षित हो सकते हैं और होंगे। और अगला पॉइंट है कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बिना सूचना के 1 माह तक यदि अनुपस्थित रहते हैं तो वह अपने पद से हटा दिए जाएंगे और 6 माह से अधिक की उनकी छुट्टी स्वीकार्य नहीं की जाएगी। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को दे सकता है। तो धारा 43 के अंदर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित नियम बताए गए हैं। इसमें यही बताया गया है कि नगरपालिका में
प्रत्येक नगर पालिका में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा। जहाँ जहाँ जनसंख्या SC और ST की ज़्यादा है वहाँ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद आरक्षित किए जा सकते हैं। पदों के आरक्षण संपूर्ण राजस्थान में होंगे, किसी स्थान विशेष पर न होकर संपूर्ण राजस्थान में और विधि के अनुसार पदों को आरक्षित किया जाएगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बिना सूचना के यदि 1 माह तक नगर पालिका की बैठकों में नहीं आते हैं या नगर पालिका से अनुपस्थित रहते हैं तो ऐसी स्थिति में उनको पद से हटा दिया जाएगा और 6 माह से अधिक की छुट्टी स्वीकार्य नहीं होगी और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को दे सकता है। अगली धारा है धारा 44। धारा 44 में बताया गया है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित मामले केवल जिला न्यायाधीश के समक्ष निर्वाचन याचिका द्वारा ही प्रश्नगत होंगे। जैसे हमने पहले भी धारा 30 में पढ़ा था कि निर्वाचन संबंधी मामलों को सिविल न्यायालय में पेश नहीं किया जाता है क्योंकि वह सिविल न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र से बाहर होते हैं। और धारा 31 में हमने पढ़ा था कि निर्वाचन संबंधी मामलों को उस क्षेत्र विशेष के जिला न्यायाधीश के समक्ष निर्वाचक याचिका द्वारा ही पेश किया जाएगा। तो यह धारा 44 में भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन जो होता है उसके मामलों में भी यही नियम लागू होता है कि जिला न्यायाधीश के समक्ष निर्वाचन याचिका द्वारा ही उनके प्रश्नगत होंगे। अगली धारा है धारा 45। धारा 45 के अंतर्गत नगर पालिका के मुख्य कार्यों को बताया गया है। नगर पालिका के मुख्य कार्यों की सूची बहुत लंबी थी, यहाँ केवल कुछ मुख्य कार्यों को बताया गया है। अगर आप नगर पालिका के सभी कार्यों को देखना चाहते हैं तो अधिनियम की जो PDF है उसके पेज नंबर 76, 77 और 78 में नगर पालिका के मुख्य कार्य दिए गए हैं। वहां जाकर आप एक बार उनको पढ़ सकते हैं। यहाँ केवल कुछ मुख्य कार्यों को बताया है। पहला है लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल निकास, मल वहन, सार्वजनिक मार्गों व स्थानों की सफाई, हानिकारक वनस्पति को हटाना। यह सभी नगर पालिका के मुख्य कार्य होंगे। गंदगी, कूड़ा करकट, विष्ठा, दुर्गंध पदार्थ, गृहोत्पाद आदि को हटाना। सार्वजनिक मार्गों व स्थानों पर रोशनी की व्यवस्था करना यह नगर पालिका का कार्य होगा। यदि कहीं आग लग जाती है तो आग बुझाने का कार्य और आग लगने पर संपत्ति की रक्षा करने का कार्य नगर पालिका का होगा। खतरनाक व्यापारों को विनियमित करना, यानी कि जैसे आप देखेंगे कि दिवाली पर पटाखों और आतिशबाजी की जो दुकानें लगती हैं उसके लिए नगर पालिका से लाइसेंस लेना पड़ता है और केवल लाइसेंसधारी दुकानदार ही पटाखे और आतिशबाजी को विक्रय कर सकते हैं। या फिर कई बार नगर पालिका द्वारा खुले मैदानों में इस प्रकार के बाजार लगाने की अनुमति प्रदान की जाती है। तो खतरनाक व्यापारों को विनियमित करना भी नगर पालिका का कार्य होता है। मृतकों व मृत जानवर के शरीरों का निवर्तन करने के लिए विनियमन करना, यह भी नगर पालिका का कार्य है। पब्लिक टॉयलेट का निर्माण व रखरखाव, मार्गों का नामकरण और घरों का संख्यांकन, यानी कि किसी मार्ग को क्या नाम देना है वह घरों की संख्यांकन, घरों में जो संख्या दी जाती है, अलॉट की जाती है, वह भी नगर पालिका का कार्य है। जन्म मृत्यु पंजीकरण, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार कल्याण को बढ़ावा देना, यह भी नगर पालिका का कार्य है। और नगरीय संपत्तियों की सुरक्षा करना, यह भी इसके मुख्य कार्यों में शामिल है। इसके अलावा कुछ और भी मुख्य कार्य हैं जिन्हें आप PDF से पढ़ सकते हैं। अगली धारा है धारा 46, जिसके अंतर्गत अन्य नगर पालिका कृत्य दिए गए हैं, यानी कि मुख्य नगर पालिका के जो कार्य हैं उसके अलावा भी नगर पालिका अगर उसके पास समय और पर्याप्त साधन है और फंड है तो निम्न कार्यों को भी कर सकती है। पहला है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण के लिए वह बंजर भूमि को उपजाऊ बना सकती है, पौधशालाएं स्थापित कर सकती है और सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहित कर सकती है। नंबर 2 पे बात करें लोक स्वास्थ्य, तो वह टीकाकरण का आयोजन करवा सकती है या फिर अपने नगर पालिका क्षेत्र में सेमिनार द्वारा नागरिकों में किसी बीमारी के प्रति या स्वास्थ्य के प्रति चेतना लाने का कार्य कर सकती है।
तीसरा है शिक्षा और संस्कृति। यदि नगर पालिका चाहे तो नागरिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा को प्रोन्नत कर सकती है। खेल कूद, शारीरिक शिक्षा, संगीत, थिएटर आदि की अवसंरचना की प्रोन्नति कर सकती है। वह खेल स्टेडियमों और खेल के मैदानों को निर्माण करवा सकती है। अपने क्षेत्र में संगीत के लिए कोई विशेष कार्य कर सकती है। और अगला काम है इसका मूर्तियां, चित्र और तस्वीर आदि की स्थापना कर सकती है। जैसे आपने देखा होगा नगर पालिका क्षेत्र में किसी महान व्यक्ति, हमारे आज़ादी के जो क्रांतिवीर हैं, उनकी मूर्तियां आदि स्थापित की जाती हैं, तो वह कार्य भी नगर पालिका का होता है। पुस्तकालय, संग्रहालय और वाचनालय का निर्माण भी कर सकती है। और चौथा पॉइंट है लोक कल्याण। लोक कल्याण के कार्य में वह बेघरों को आश्रय दे सकती है और पुनर्वास कार्यक्रम चला सकती है। पांचवा है सामुदायिक संबंध। तो इसमें वह मेले व प्रदर्शनी का आयोजन नगरपालिका द्वारा किया जा सकता है। अगली धारा है 47। इसके अंदर बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका के लिए आवश्यक समझे जाने वाले कार्यों को विशेष आदेश द्वारा नगरपालिका से करवा सकती है। इसका अर्थ यह हो जाएगा, यदि राज्य सरकार किसी नगरपालिका के लिए किसी कार्य को आवश्यक समझती है तो वह राज्य सरकार नगरपालिका को आदेश दे सकती है कि आप उस कार्य को कीजिए। अगली धारा है 48। इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य दिए गए हैं। तो धारा 48 के अंदर बताया गया है कि धारा 58 के तहत अध्यक्ष नगरपालिका की बैठकें आयोजित करवाएगा। वह नगरपालिका की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और कार्य संचालन को विनियमित करेगा। अध्यक्ष नगरपालिका के वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन पर निगरानी भी रखेगा और नगरपालिका का अध्यक्ष जो शक्तियां उसको प्रदत्त की गई हैं उनका प्रयोग करेगा। उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष द्वारा दिए गए कार्यों को करेगा और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वह नगरपालिका की अध्यक्षता करेगा। अगली धारा है धारा 49। धारा 49 में हम मुख्य नगरपालिका अधिकारी की शक्ति व कार्य देखेंगे। मुख्य नगरपालिका अधिकारी के बारे में हम चर्चा शुरुआत की पहली या दूसरी क्लास में हम कर चुके हैं। शुरुआत की जो 3 क्लासेस हुई थी अध्याय 1 की, उनके अंतर्गत हमने की थी। हमने वहाँ देखा था कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका के लिए कार्यपालक अधिकारी होता है और नगर परिषद के लिए आयुक्त और नगर निगम के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी मुख्य नगरपालिका का अधिकारी होता है। तो हम इसके कार्यों को देखेंगे। तो इस अधिकारी का सबसे प्रमुख कार्य है कि यह सभी अभिलेखों की अभिरक्षा और रखरखाव के लिए उत्तरदायी होगा, यानी कि नगरपालिका के जो भी रिकॉर्ड और कागज हैं उन सबकी रक्षा और रखरखाव के लिए उत्तरदायी होगा। अगला पॉइंट है कि नगरपालिका की कार्यवाही अध्यक्ष का आदेश यदि नियमों से असंगत हो तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी का कर्तव्य है कि वह अधिनियम में वर्णित नियमों को वर्णित करते हुए समिति या अध्यक्ष को सलाह दे। जैसे इसका अर्थ यह हो जाएगा कि नगरपालिका की कोई कार्यवाही हो रही है, नगरपालिका के द्वारा कोई कार्य किया जाता है या नगरपालिका के अध्यक्ष के द्वारा कोई कार्य किया जाता है और वह अधिनियम के नियमों के विरुद्ध है, तो नगरपालिका अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह अधिनियम का जो उपबंध है उसके नियम के बारे में अध्यक्ष या नगरपालिका को बताए और उससे संबंधित सलाह दे। अगला पॉइंट है कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी यदि अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है, अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से नहीं करता है, तो उससे हुई हानि के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा और हानि की वसूली की जाएगी। अगला पॉइंट है संपरीक्षा रिपोर्ट, यानी कि नगरपालिका की जो ऑडिट रिपोर्ट होती है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि या अनियमितता हो तो तुरंत कदम उठाएगा। यानी कि जो ऑडिट रिपोर्ट होगी उसमें किसी प्रकार की यदि गड़बड़ होती है तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी तुरंत कदम उठाएगा। अगला पॉइंट हम देखेंगे कि नगरपालिका में धन संपत्ति का कोई गबन होता है तो उसकी रिपोर्ट और जानकारी वह तुरंत नगरपालिका को देगा। आगे हम देखेंगे धारा 50 जो
इस अध्याय की अंतिम धारा है, इसके अंतर्गत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य यदि अपना त्यागपत्र दे दें, यदि अध्यक्ष अपना त्यागपत्र दे दे, यदि उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र दे दे या सदस्य अपना त्यागपत्र दे दे, या इनमें से किसी को अपने पद से हटा दिया जाए या पद रिक्त हो जाए, उनकी मृत्यु के कारण आदि पद रिक्त हो जाए, या इनको निलंबित कर दिया जाए, या फिर एक चौथी कंडीशन ये भी बनती है कि नगर पालिका का विघटन हो जाए, तो उस स्थिति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य अपने पद से संबंधित कागज पत्र, संपत्तियां और उनके कब्जे में जो भी संपत्ति है या जिसका वो अधिभोग कर रहे हैं और अपना कार्यभार तुरंत सौंपेंगे। जैसे यदि अध्यक्ष को पद से हटा दिया जाता है या उसका पद रिक्त हो जाता है तो वह समस्त कागजों को, संपत्तियों को जो उसके अधीन हैं और अपने कार्यभार को सौंप देगा। उसी प्रकार उपाध्यक्ष और सदस्य भी पद से हटने पर या निलंबन होने पर या त्यागपत्र देने पर अपने कार्यभार को तुरंत सौंपेंगे। और आगे हम देखेंगे कि कौन किस प्रकार और किसे अपना कार्यभार सौंपेगा। तो अध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष अपना कार्यभार उपाध्यक्ष को सौंप सकता है या अन्य किसी सदस्य को जिसे नगर पालिका द्वारा या ऊपर से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हो। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है यहाँ पर कि आरक्षित वर्ग का यदि कोई अध्यक्ष है तो वह अपना कार्यभार आरक्षित वर्ग के उपाध्यक्ष को ही सौंपेगा। यदि वहाँ आरक्षित वर्ग का उपाध्यक्ष नहीं है तो फिर कार्यभार आरक्षित वर्ग के सदस्य को सौंपा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर हम देख लेते हैं कि उपाध्यक्ष किसको अपना कार्यभार सौंपेगा। तो उपाध्यक्ष अपना कार्यभार अध्यक्ष या अन्य किसी निर्धारित सदस्य को सौंप सकता है। सदस्य की बात करें तो सदस्य अपने पद से हटने पर, निलंबित किए जाने पर अपना कार्यभार अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को सौंप सकता है। और यदि विघटन की स्थिति होती है, संपूर्ण नगर पालिका का विघटन हो जाता है, सभी सदस्यों को पद से हटा दिया जाता है और धारा 22 के तहत राज्य सरकार नगर पालिका का विघटन कर देती है, तो ऐसी स्थिति में धारा 322 के तहत नियुक्त अधिकारी को कार्यभार और बाकी चीज़ों का कब्जा सौंपा जाएगा। आज हमने अध्याय 2 की धारा 3 से 50 थी, उसमें अंतिम धारा 50 को पूरा कर लिया। इस प्रकार हमारा अध्याय 2 कंप्लीट हुआ। आज की क्लास में हम MCQ नहीं कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 1 और अध्याय 2 दोनों के MCQ की कंप्लीट वीडियो क्लास आएगी, उसे आप ज़रूर देखें। उसमें आपका MCQ प्रश्नों के साथ साथ रिवीजन भी हो जाएगा। तो हम एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो अध्याय 1 और अध्याय 2 के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की लेके आएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और आगे भी इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो आप पथिक एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप प्रत्येक वीडियो पर कमेंट ज़रूर किया करें, क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं, अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। और आगे हम किस तरह की क्लास लेके आएँ यह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।